नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सौरभ। तो दोस्तों, कल की क्लास में हमने देखा था कि अर्थशास्त्र क्या होता है और फिर देखा कि अर्थव्यवस्था क्या होती है और अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर क्या होता है। फिर हमने डिस्कस किया था कि अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या होते हैं, हम उसको कितने प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। तो उसमें कल पहला प्रकार मैंने आपको बताया था संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर। अर्थव्यवस्था के जो प्रकार हैं उसमें पहले मैंने बताया था कल आपको संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितनी प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था 3 प्रकार से, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तीसरी हो गई मिश्रित अर्थव्यवस्था। आज जो उसी में जो दूसरे टाइप होते हैं तो उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो होता है पहला अंतर संबंधों के आधार पर, और दूसरा है विकास की अवस्था के आधार पर। और पहला जो था कल हमने डिस्कस कर लिया है कि संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो अर्थव्यवस्था को 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं। पहले संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर, दूसरा अंतर संबंधों के आधार पर, तीसरा विकास की अवस्था के आधार पर। तो कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार से होती है। आज हम डिस्कस करेंगे अंतर संबंधों के आधार पर और विकास की अवस्था के आधार पर। तो पहले देखते हैं अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। पहली हो गई खुली अर्थव्यवस्था, दूसरी हो गई बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था इसको बोलते हैं ओपन इकोनॉमी, ये हो गई क्लोज्ड इकोनॉमी। तो ओपन इकोनॉमी क्या होती है कि इस अर्थव्यवस्था में जो वस्तु एवं सेवाओं का जो आयात एवं निर्यात होता है वो स्वतंत्र होता है। मतलब वस्तुओं को हम आयात भी कर सकते हैं और वस्तु एवं सेवाओं को हम आयात भी कर सकते हैं, वस्तुओं एवं सेवाओं को हम निर्यात भी कर सकते हैं। मतलब आयात भी कर सकते हैं, निर्यात भी कर सकते हैं, ये दोनों स्वतंत्र होते हैं। और बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है, इसमें वस्तुओं एवं सेवाओं का आयात एवं निर्यात प्रतिबंधित होता है। मतलब हम वस्तुओं को आयातित नहीं कर सकते, बाहर दूसरे देश से खरीद नहीं सकते, न अपने देश में बनी हुई वस्तुओं को दूसरे देश में बेच सकते हैं। मतलब आयात एवं निर्यात बंद होता है। कुल मिला के बंद अर्थव्यवस्था में हम अपने देश में ही व्यापार कर सकते हैं, किसी दूसरे देश से व्यापार नहीं कर सकते क्योंकि आयात और निर्यात इसमें बंद होता है। दूसरा क्या होता है, अब इसमें आयात एवं निर्यात स्वतंत्र होता है, हम किसी दूसरे देश से वस्तुओं को ले सकते हैं लेकिन और अपने देश में बनी हुई वस्तुओं को दे भी सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वस्तुओं एवं सेवाओं का जो होता है मुक्त आवागमन होता है, मुक्त आवागमन। इसमें क्या होता है कि आवागमन प्रतिबंधित हो गया, इसमें मुक्त आवागमन होता है। अब इसमें आयात एवं निर्यात स्वतंत्र होता है, इसलिए ये उदारवादी नीति का फॉलो करती है अर्थव्यवस्था, उदारवादी नीति। इसमें क्या होता है, यह संरक्षणवादी नीति का फॉलो करती है बंद अर्थव्यवस्था, संरक्षण। तो ये हो गया अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के टाइप, एक खुली अर्थव्यवस्था, एक बंद अर्थव्यवस्था।
जिनका तुलनात्मक अध्ययन मैंने आपको बताया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है और इनमें डिफरेंस क्या होता है। यह एक आइडियल कंडीशन होती है बंद अर्थव्यवस्था, मतलब आदर्श स्थिति है ये। प्रैक्टिकल में ऐसी अर्थव्यवस्था संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा है ही नहीं है कि हम किसी देश से किसी वस्तु को खरीदें ना और अपने देश से वो वस्तु को बेचें ना। अभी हमारे देश में किसी चीज़ की कमी होगी तो हम किसी देश से लेंगे ही। तो ऐसी अर्थव्यवस्था ये प्रैक्टिकल में संभव नहीं है, ये एक आइडियल कंडीशन में मानी जा सकती है। प्रैक्टिकली खुली अर्थव्यवस्था काम करती है जिसमें वस्तु एवं सेवाओं का मुक्त आयात एवं निर्यात किया जा सकता है। अब देखते हैं विकास की अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। तो विकास की अवस्था के आधार पर पहली हो गई अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरी हो गई विकासशील, तीसरी हो गई विकसित। अर्थव्यवस्था। तो अब देखते हैं इन तीनों के बीच तुलनात्मक अध्ययन। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जो संसाधनों का जो दोहन होता है वो बहुत प्रारंभिक स्तर पर होता है। मतलब जो संसाधनों का दोहन होता है प्रारंभिक स्तर पर होता है। संसाधनों का दोहन मतलब यूज प्रारंभिक स्तर पर। अब विकासशील अर्थव्यवस्था में क्या होता है, इसमें क्या है कि जो संसाधनों का दोहन तो प्रारंभ हो गया लेकिन अभी और ज़्यादा संभावनाएं हैं। मतलब हम उन संसाधनों का दोहन और ज़्यादा कर सकते हैं। तो मतलब संसाधनों का दोहन प्रारंभ हो गया लेकिन संभावनाएं अभी और ज़्यादा विद्यमान है। ये विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत है। संसाधनों का दोहन प्रारंभ हो चुका है लेकिन अभी और संभावनाएं विद्यमान है। संसाधनों का दोहन प्रारंभ लेकिन अधिक संभावनाएं विद्यमान। इसमें क्या होता है, विकसित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि संसाधनों का उच्च स्तर पर दोहन होता है। मतलब विकसित अवस्था पे हम लोग संसाधनों का दोहन कर रहे होते हैं। मतलब जितना हमें करना चाहिए उस अवस्था तक संसाधनों का दोहन करते हैं। मतलब उच्च दोहन, संसाधनों का उच्च दोहन, उचित दोहन कहें या फिर उच्च दोहन। मतलब हम संसाधनों को पूरी तरह से प्रयोग कर पा रहे हैं विकसित अर्थव्यवस्था में जितना हमें प्रयोग करना चाहिए। अब दूसरा देखते हैं क्या है। अब ये जो अर्थव्यवस्था होती है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अवस्था में जैसे कोई देश हो गया वो मेनली क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र पर डिपेंड होता है। मतलब प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि क्षेत्र। तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है, प्राथमिक क्षेत्र पर डिपेंड होती है, प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर। इसमें क्या होता है, विकासशील अर्थव्यवस्था क्या होती है, प्राथमिक क्षेत्र पर तो निर्भर होती है साथ में द्वितीयक क्षेत्र पर भी निर्भर होती है। कहने का मतलब कि कृषि के साथ साथ उद्योग क्षेत्र में भी डिपेंड होती है। प्राथमिक प्लस द्वितीयक क्षेत्र पर निर्भर।
अब विकसित अर्थव्यवस्था तो विकसित अवस्था में है, डेवलप्ड स्टेट में है। तो इसमें क्या होता है कि ये अर्थव्यवस्था जो होती है वो हमारे द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र पर डिपेंड होती है। ये द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र पर डिपेंड होती है मेनली, प्राथमिक क्षेत्र पर बहुत ही कम डिपेंड होती है, द्वितीयक प्लस तृतीयक क्षेत्र पर। अब तीसरा क्या है, इसमें क्या होगा कि अब अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में हम लोग प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर हैं। तो इस अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में जो व्यक्ति काम कर रहे होंगे उनकी आय बहुत ही निम्न होगी, अति निम्न प्रति व्यक्ति आय दर, प्रति व्यक्ति आय। इसमें क्या होगा कि प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र पर निर्भर है, कुछ मतलब कृषि क्षेत्र पर निर्भर है और उद्योग पर भी, द्वितीयक क्षेत्र पर भी निर्भर है। तो इसमें क्या होगा कि इससे प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी, प्राथमिक क्षेत्र से अधिक, प्राथमिक क्षेत्र से अधिक प्रति व्यक्ति आय। इसमें क्या होगा, इसमें उच्च प्रति व्यक्ति आय होगी, मतलब इन दोनों से भी अधिक, मतलब उच्च लेवल पर होगी, उच्च प्रति व्यक्ति आय। अब चौथा, इसमें क्या है कि अब अति निम्न प्रति व्यक्ति आय है, तो इसमें गरीबी और बेरोजगारी उच्च होगी ही। तो इसमें गरीबी और बेरोजगारी उच्च होगी। इसमें क्या होगा कि प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र पर डिपेंड है, तो इससे गरीबी और बेरोजगारी कम होगी। गरीबी बेरोजगारी प्राथमिक क्षेत्र से कम, प्राथमिक क्या, अल्प विकसित से कम। इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या है कि हम लोग द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र पर डिपेंड हो चुके हैं। अब हमारी जो सोचने और समझने की शक्ति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, हम लोग टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो चुकी है। तो इसमें क्या होगा कि सभी लोग के पास आय मिलेगी, सबको रोज़गार मिल जाएगा, तो विकसित अवस्था में हम लोग हो जाएंगे। तो इसमें गरीबी और बेरोजगारी बहुत ही कम होगी, गरीबी बेरोजगारी नहीं होगी, ना के बराबर। ना के बराबर रहेगी। अब नेक्स्ट क्या है, अब अल्प विकसित अवस्था में क्या हम लोग प्राथमिक क्षेत्र पर डिपेंड है। तो इसमें क्या होगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत संरचना है, वो उपलब्धि नहीं होगी, हमारे पास आधारभूत संरचना ही उपलब्ध नहीं होगी, आधारभूत संरचना का अभाव होगा। अब इसमें क्या है, इसमें हम प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र विकसित हो रहे हैं, मतलब हम कृषि क्षेत्र पर भी डिपेंड है और साथ ही साथ हम उद्योग का भी विकास कर रहे हैं। तो इसमें उद्योग का विकास करेंगे तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी, मतलब आधारभूत संरचना की आवश्यकता होगी। तो इसमें आधारभूत संरचना का विकास तो हो रहा है, लेकिन अभी और ज़्यादा संभावना है, मतलब अभी आधारभूत संरचना की कमी है, हमें और ज़्यादा आधारभूत संरचना की मतलब ज़रूरत है। तो इसमें आधारभूत संरचना की कमी रहेगी। कहने का मतलब ये है कि आधारभूत संरचना का विकास तो हो रहा है, लेकिन जितने हमें ज़रूरत है उतनी नहीं हो पाई है, आधारभूत संरचना का विकास नहीं हो पाया है, तो आधारभूत संरचना की कमी रहेगी। इसमें क्या है,
इसमें आधारभूत संरचना का अपने उच्च लेवल पर विकास हो चुका है, मतलब विकसित अवस्था में है। जितने हमें ज़रूरत है उतना ज़्यादा विकास हो चुका है, मतलब उच्च आधारभूत संरचना की उपलब्धि। तो मेनली विकास की अवस्था के आधार पर जो अर्थव्यवस्था है उसको हम 3 प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था, दूसरी विकासशील अर्थव्यवस्था, तीसरी विकसित अर्थव्यवस्था। तो आपने देखा इन तीनों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन हम किस प्रकार से देख सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको बताया कि अर्थव्यवस्था को हम लोग 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्वामित्व, संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर, दूसरा हो गया अंतर संबंधों के आधार पर, और फिर तीसरा हो गया विकास की अवस्था के आधार पर। इन तीनों को फिर हम फर्दर डिवाइड करते हैं अलग अलग टाइप में, तो उनको भी मैंने आपको बताया। आई होप आप लोग को सब समझ में आ गया होगा कि अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने होते हैं और किस प्रकार से वर्क करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में, जो मैंने आपको बताया प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र। इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि ये क्षेत्र कैसे वर्क करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।